पिछले सीजन में हमने देखा था कि ट्रिवॉन्टियंस पर जीत के बाद हनीवा ने रेन को जाने दिया था, वही रेन जो आने वाले वक्त में ट्रिवॉन्टियंस की रीढ़ की हड्डी बनने वाली थी। युद्ध खत्म होने पर जब सारे विचफाइंडर्स लौटे तो रानी ने सबकी खूब तारीफ की, लेकिन इसके साथ ही उसने एक नया आदेश भी जारी किया। आज के बाद कोई विचफाइंडर नहीं होगा। यहां तक कि जनरल टेमैक्टी जून को भी इस पद से मुक्त कर उसी पल पायानियन आर्मी का सर्वोच्च जनरल बना दिया गया। रही बात उसकी विचफाइंडर सेना की, तो वे चाहें तो आर्मी में अपनी सेवा जारी रख सकते थे, लेकिन कुछ विचफाइंडर्स इस फैसले से नाराज होकर अलग हो गए। टेमैक्टी जून को आशंका थी कि वे कभी भी फिर से अपनी खुद की विचफाइंडर फौज खड़ी कर सकते हैं और आने वाले वक्त में ये रानी के बच्चों के लिए खतरा बन सकता है। खैर, इन सब के अलावा रानी मगरा को एक और सवाल लगातार खाए जा रहा था। आखिर सिबेत के गर्भ में पल रहा बच्चा किसका है? जब सच्चाई सामने आई तो मागरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से में वो सिबेत का गला घोंटने पर उतर आई, क्योंकि उसके गर्भ में कोफून का बच्चा पल रहा था। इस गुस्ताखी की सजा तय थी। मागरा ने तुरंत फैसला सुना दिया, बच्चा जैसे ही जन्म लेगा उसे सिबेत से छीनकर अलग कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ दर्जनों नाकाम कोशिशों के बाद इस बार वैज्ञानिक ट्रोमाडा को पूरा यकीन था कि उनकी मेहनत रंग लाएगी, और हुआ भी वैसा ही। उन्होंने बम का सफल परीक्षण कर लिया, एक ऐसा हथियार जो आने वाले युद्ध की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकता था। युद्ध जीतने की पहली रात बाबा ने मगरा से खूब, और जब वो गहरी नींद में सो गई तो बच्चों से मिला और झोला लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। मगरा की जब आंख खुली तो वो बिना किसी को बताए जा चुका था। उधर पेरिस को कोफून के बच्चे की काफी चिंता थी, इसलिए वो सुबह सुबह ही सिबेत से मिलने पहुंची। उसने उसके बच्चे को चेक किया, जो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस बीच दुष्ट सिबेत ने अपनी चाल चलनी शुरू की। उसने कहा, जैसे ही बच्चा पैदा होगा तुम लोग उसे मुझसे छीन लोगे। सोचो, तुम तो एक दाई हो, क्या सच में चाहोगी कि एक नवजात को उसकी मां से अलग किया जाए? पेरिस ने जवाब दिया कि रानी का फैसला सर्वोपरि है। खैर, सिबेत के पास बचने का एक प्लान था। कोफून, बच्चे का पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा मां से अलग हो, और सिबेत तो कोफून को आसानी से काबू में कर लेगी, क्योंकि वो तो खुद ही अभी बच्चा था। पेरिस ने सख्ती से कहा, नहीं, अब वो बच्चा नहीं रहा, मैं उसे समझाऊंगी कि उसके लिए क्या सही है। इतना सुनते ही सिबेत ने गुस्से में पेरिस की जान ले ली। दरअसल वो कभी नहीं चाहेगी कि कोफून के पास कोई ऐसी बुढ़िया रहे जो उसका माइंड बदल दे। अब ग्रीन हिल गैप की लड़ाई को पूरे 8 महीने 16 दिन बीत चुके थे, लेकिन ट्रिवॉन्टियन और गैनाइट बॉर्डर पर जंग अब भी थमी नहीं थी। ट्रिवॉन्टियन के हजारों सैनिक पहले ही मारे जा चुके थे, और जो बचे थे उनके लिए भी कल का सूरज देख पाना भी मुश्किल लग रहा था। तभी अचानक से गैनाइट का एक और भीषण हमला शुरू हुआ। उनकी तादाद इतनी विशाल थी कि ट्रिवॉन्टियंस टिक ही नहीं पाए। ऊपर से उनके स्टील के हथियार मौत की गारंटी थे। आखिरकार उन्होंने ट्रिवॉन्टियंस का घेरा तोड़ डाला। हालात ऐसे बने कि ट्रिवॉन्टियंस को बॉर्डर से पीछे हटना पड़ा। उनके पीछे 100 फीट गहरी खाई थी, जहां कभी समुद्र था, लेकिन अब सूखा पड़ा था। वहां चढ़ने उतरने के लिए ट्रिवॉन्टियंस ने रस्सी से बनी एक लिफ्ट तैयार की थी। रेन किसी तरह उस पर सवार होकर बच निकली, मगर उसी रस्सी से झूलकर दुश्मन भी नीचे उतरने लगे। रेन ने समझदारी दिखाई, वो नीचे पहुंची और रस्सी काट दी। अब गैनाइट सैनिक नीचे नहीं आ सकते थे, लेकिन कब तक? आज नहीं तो कल कोई ना कोई रास्ता वे ढूंढ ही लेंगे। इसी बीच सिबेत ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन जन्म लेते ही मगरा ने उसे उससे छीन लिया, क्योंकि सिबेत को ट्रिवॉन्टियंस के हवाले करने का फैसला पहले ही लिया जा चुका था। दोनों साम्राज्यों के बीच शांति बनाए रखने के लिए यही शर्त रखी गई थी, लेकिन आखिरी पल में मगरा के मन में दया उमड़ आई। उसने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। उस नवजात को दूध कौन पिलाएगा? लॉर्ड हार्लेन और टेमैक्टी जून के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं, क्योंकि अगर सिबेत को ट्रिवॉन्टियंस को सौंपा नहीं गया तो हालात फिर से युद्ध तक पहुंच सकते थे। पश्चिमी बॉर्डर पर मुकी खाने के बाद गैनाइट्स की तुलना राक्षसों से की जाने लगी थी। अब ट्रिवॉन्टियन सैनिक भला उन राक्षसों से कैसे मुकाबला करते? ऊपर से उन्हें उनके शिविर का भी पता चल चुका था, और जल्द ही वे यहाँ नीचे आने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। ट्रिवॉन्टियंस के शिविर में फिलहाल इतने सैनिक नहीं थे कि वे उनका सामना कर सकें। हार निश्चित थी। तभी स्वर्गीय ईडोवोस की छावनी का महान वैज्ञानिक, जो लेफ्टिनेंट कमांडर भी था, अपने आधुनिक हथियारों के साथ वहां आ पहुंचा। कुछ लोग उसे ईडोवोस की वजह से पहचानते थे, लेकिन कर्नल समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एक वैज्ञानिक का बॉर्डर पर क्या काम। फिर ट्रोमाडा ने उन्हें सब कुछ विस्तार से समझाया।
हालांकि किसी को भी ट्रोमाडा पर विश्वास नहीं हुआ, मगर जीतने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अगले दिन ओलोमन की मदद से उन्होंने पूरे ग्राउंड में बमों की एक सीरीज लगा दी। Ollman, 30 heartbeats. You're almost on top of us. Do not fight. We will die. 10 heartbeats. जिसके चपेट में आकर गैनाइट की सेना चुटकियों में खत्म हो गई। बिना कुछ किए खड़े खड़े ही जीत मिल गई। इस तकनीक से वे पूरी दुनिया जीत सकते थे, एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर सकते थे। अगर यही खोज पाया के युद्ध से पहले हो जाती तो आज ट्रोमाडा का दोस्त ईडो जिंदा होता। इस बात का उसे गहरा अफसोस था। उधर मगरा के शासनकाल में पेंसा शहर काफी तरक्की कर चुका था। वहां के लोगों की जिंदगी खुशहाल हो गई थी। लेकिन सवाल यह था कि जब ट्रोमाडा ईडो वॉस का बदला लेने आएगा तो क्या होगा। बाबा को गए 6 महीने हो चुके थे, फिर भी हर दिन मगरा को उसके लिए ताने सुनने पड़ते थे। हनीवा बार बार उसे याद दिलाती रहती थी कि मागरा ने लॉर्ड हार्लन से शादी की, इसी वजह से बाबा अब उनके साथ नहीं है और सारी गलती मागरा की ही है। खैर, मागरा ने जिस बात के डर से लॉर्ड हार्लन से शादी की थी, अब वही चीजें शहर में दिखने लगी थीं। शहर में एक दृष्टि प्राप्त आदमी दिखा जिसकी भनक विच फाइंडर्स को लग गई। उन्होंने उसे पकड़ लिया और जलाने ही वाले थे कि तभी हनीवा बीच बचाव के लिए पहुंच गई। उसने बताया कि वो रानी की बेटी है और उसका आदेश है कि इस निर्दोष आदमी को छोड़ दिया जाए। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। विच फाइंडर्स को तो पहले से पता ही था कि हनीवा खुद दृष्टि प्राप्त है, इसलिए वे उस पर टूट पड़े ताकि मौके का फायदा उठाकर उसे भी जलाकर खेल खत्म किया जा सके। हालांकि वे इसमें कामयाब नहीं हुए। शार्लेट उसे बचा ले गई। जाने से पहले हनीवा उनको चेतावनी देते गई कि वो सबके चेहरे पहचान रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। रानी को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने उन विच फाइंडर्स को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। उनके ऊपर विच फाइंडर्स का खतरा तो मंडरा ही रहा था, ऊपर से ट्रिवांटियन राजदूत ट्रोवर भी मगरा की मुश्किलें बढ़ाने आ पहुंची। शांति समझौते की शर्त को बरकरार रखने के लिए उन्हें हर हाल में रानी सिबेत चाहिए थी, लेकिन मगरा इस बार भी सिबेत के बचाव में खड़ी हो गई। चाहे युद्ध ही क्यों न लड़ना पड़े, वो सिबेत को उनके हवाले करने को तैयार नहीं हुई। लेकिन ट्रिवांटियन राजदूत ट्रोवर को कैसे समझाया जाए, ये भी एक मसला था। इससे निपटने की जिम्मेदारी मागरा ने लॉर्ड हार्लन को सौंप दिया। दरअसल वो जानती थी कि हार्लन और ट्रोवर के बीच कुछ चल रहा है और ये खबर बिल्कुल सही थी। हार्लन ने काफी दिनों तक ट्रोवर को फुसला कर रखा। इस बीच वो हार्लन से प्यार कर बैठी, जो कि पायानियन के लिए तो अच्छा ही था। दूसरी तरफ बाबा पिछले 6 महीनों से अपने दोस्त रेंजर के यहाँ रह रहा था। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए उसे एक कुत्ता मिला जो किसी जाल में फंसा हुआ था। बाबा ने बड़ी मुश्किल से उसे आजाद किया और खाने को दिया। उस दिन से वह कुत्ता बाबा के पीछे ही पड़ गया। चाहे जितना भगाओ, वो टस से मस नहीं होता। आखिरकार बाबा ने उसे अपना ही लिया। पिछले 2 दिनों से वहां बो लायन भी आई हुई थी। वह चाहती थी कि बाबा अपने परिवार के पास लौट जाए, लेकिन बाबा मानने को तैयार नहीं था। इसलिए बो लायन भी जिद करके वहीं रुक गई थी। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो दोनों चौकन्ने हो गए। असल में वो ईदो का दोस्त ट्रोमाडा था जो बाबा से बदला लेने आया था। उनके बीच बहस हुई और मामला इतना बढ़ गया कि बो लायन से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने हथियार उठाकर ट्रोमाडा को मारने की कोशिश की। बाबा भी पीछे दौड़ा। तभी एक बम फटा और उसके चपेट में आकर बो लायन के टुकड़े टुकड़े हो गए। ट्रोमाडा यह सोचकर वापस लौट गया कि शायद बाबा भी मर चुका होगा, लेकिन बाबा दूर था इसलिए बच गया। हालांकि इसके बाद उसे फिर से रेंजर की पत्नी के ताने सुनने पड़े। उसने पहले ही कह दिया था कि बाबा उनके दरवाजे पर मौत लेकर आएगा, और वही हुआ जिसका डर था। मगर एक बात रेंजर की समझ से बाहर थी। अगर ट्रिवांटियंस के पास इतने घातक हथियार हैं तो वे पाया से हार कैसे गए। शायद उन्हें उस युद्ध के बाद ही इन हथियारों को बनाने में सफलता मिली होगी। ये बात पाया और बाबा दोनों के लिए चिंता का विषय थी। उधर उन विच फाइंडर्स को पकड़ लिया गया था जिन्होंने हनीवा को जलाने की कोशिश की थी। दरअसल उनके पूर्वजों के मन में यह बात गहराई से बैठा दी गई थी कि दृष्टि प्राप्त लोग विधर्मी होते हैं और गॉड का आदेश है कि उन्हें खत्म कर देना चाहिए। इसी कारण वे ऐसा कर रहे थे। उनमें से एक ने तो रानी को ही विधर्मी कहकर उनके चेहरे पर थूक दिया। वे लोग गॉड का आदेश मानने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। रानी ने भी उन पर कोई रहम नहीं दिखाया और प्रजा के सामने मिसाल कायम करने के लिए उन विच फाइंडर्स में से 3 को फांसी पर लटका दिया।
बाकी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि अगर वे विच के नाम पर किसी भी मासूम को जलाने की कोशिश करेंगे तो उनका अंजाम मौत होगा। उधर बाबा समझ चुका था कि त्रोमाडा इतनी दूर सिर्फ उसे मारने नहीं आया होगा, अब वे यकीनन पाया पर हमला करेंगे। बाबा ने रेंजर को अलविदा कहा और मागरा को चेतावनी देने निकल पड़ा। इधर दुष्ट रानी सिबेत इतनी दया मिलने के बाद भी षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आ रही थी। वह कोफून को ढाल बनाकर अपना ओहदा फिर से हासिल करने के फिराक में थी। मगहरा को जब यह बात पता चली तो उसने उसका बच्चा छीन लिया और कहा, सिबेट, तुम्हें मैं बहुत झेल चुकी, कल सुबह तुम्हें ट्रिवॉन्टियंस के हवाले कर दिया जाएगा। ये सूचना ट्रिवॉन्टियन राजदूत को भी दे दी गई कि वो सुबह सिबेत को ले जा सकती है। यह फैसला मागरा के लिए आसान नहीं था। वह रोते हुए अपने कमरे में पहुंची जहां उसे बाबा मिला। बाबा ने पूरी बात बताई कि जल्द ही युद्ध छिड़ने वाला है, लेकिन मागरा ने समझाया कि वह शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर चुकी है और सिबेत को सौंपने के बाद शांति बहाल रहेगी। मगर बाबा को पूरा यकीन था कि यह समझौता सिर्फ एक छलावा है। बातों बातों में जैसे ही उसे पेरिस की मौत का पता चला, वह गुस्से से आगा बूला हो उठा और दुष्ट सिबेत को मारने निकल पड़ा। इस बीच सिबेत पहले ही अपनी नौकरानी को मारकर भागने की तैयारी कर रही थी। तभी बाबा उसके पास पहुंचा तो सिबेत ने अपने ही बच्चे की गर्दन पर छुरी रख दी। इतने में कोफून भी वहां आ गया और यह मंजर देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि दुष्ट रानी के बहकावे में आकर उसे उसकी बेड़ियां नहीं खोलनी चाहिए थीं। सिबेत ने कोफून से कहा, तुम चिंता मत करो, जब मैं अपना साम्राज्य वापस लूंगी और अपने बच्चे को सिंहासन पर बैठाऊंगी तब सब सही हो जाएगा। यह बच्चा भविष्यवाणी की संतान है। तब कोफून ने साफ किया कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये भविष्यवाणी वाली मनगढ़ंत बात बकवास है। उनका बच्चा दृष्टिहीन पैदा हुआ है। ये सुनते ही सिबेत चिढ़ उठी और कहा, अगर यह सत्य है तो मैं तुम्हारे अंधे बच्चे को मार डालूंगी। तभी रानी की एक वफादार ने कोफून को चाकू मार दिया। मौका मिलते ही रानी बच्चे को वहीं फेंक कर भाग निकली। कोफून और बाबा बच्चे को संभालते रह गए, जबकि सिबेत उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल गई। कुछ देर बाद सैनिक खोजी कुत्तों के साथ उसकी तलाश में निकल पड़े। सिबेत को जैसे ही उनकी भनक लगी, वह अस्तबल में छिप गई। कुत्ते उसे सूंघ न लें, इसका भी उसने खास ख्याल रखा और उसकी यह तरकीब काम कर गई। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। अगर ट्रिवॉन्टियंस को सिबेत नहीं मिली तो शांति समझौते का क्या होगा? हार्लन ने ट्रिवॉन्टियन राजदूत ट्रोवर को सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन ट्रोवर ने साफ कर दिया कि अगर सिबेत को सौंपा नहीं गया तो ट्रिवॉन्टियंस युद्ध छेड़ देंगे। हालांकि इससे बचने के लिए हार्लन के पास एक प्लान था, मगर इसके लिए उसे छिपकर ट्रिवॉन्टिस जाना होगा। ट्रोवर उसकी बात मान गई और इसके बाद दोनों सफर पर निकल पड़े। उधर रैन ट्रिवॉन्टियन सेना छोड़कर पाया आ चुकी थी, क्योंकि जो विनाश उसने ट्रिवेंटिस गनाइट बॉर्डर पर देखा था वैसा ही कुछ वह पाया के साथ नहीं चाहती थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वे बम कहां बनाए जा रहे हैं। अगर उन्हें नष्ट कर दिया जाए तो इस मुसीबत से निकला जा सकता है। बाबा कुछ लोगों को लेकर रेंजर के पास गया ताकि इस युद्ध में वह उनका साथ दे, लेकिन रेंजर ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास लड़ाई लड़ने की कोई वजह नहीं थी। ट्रिवेंटिस को वह पहले ही छोड़ चुका था और पाया से उसे कोई मतलब नहीं था। यह लड़ाई उसकी नहीं थी। तब बाबा ने उसे एक वजह दी, त्रोमाडा, वही पागल वैज्ञानिक जिसने उसके पकड़े जाने के बाद उसकी आंखों पर अनगिनत बार प्रयोग किए थे। उसकी आंखों वाले हिस्से को बार बार चीरा था ताकि किसी तरह दृष्टि वापस लाई जा सके। बो लायन भी उसी के बनाए बम से मरी थी। त्रोमाडा से बदला लेने के लिए तो रेंजर कुछ भी कर सकता था। फिर क्या था, वह भी बाबा के साथ बमों को निष्क्रिय करने निकल पड़ा। इधर लॉर्ड हार्लन व्यापारियों की गाड़ी में छिपकर ट्रिवेंटिस में दाखिल हो गए थे। इसके बाद एक गुप्त जगह पर ट्रोवर ने उनकी मुलाकात ट्रायंगल सभा के हाई कमांड नेवरो से करवाई। नेवरो यह जानकर हैरान रह गई कि दुष्ट रानी सिबेत की जगह ट्रोवर यहां लॉर्ड हार्लन को लेकर आई है, जिस पर हार्लन ने बताया कि रानी कहीं भाग गई है। लेकिन उसके पास एक और बड़ी खबर थी जिसे बताने के लिए ही वह यहां आया था। उसने बताया कि ट्रिवेंटिस का एक वैज्ञानिक बम जैसे घातक हथियार बना चुका है, जिनसे वह जल्द ही पाया पर हमला करने वाला है। नेवरो जानती थी कि ट्रायंगल की अनुमति के बिना कोई मामूली वैज्ञानिक कुछ नहीं कर सकता। अगर त्रोमाडा को युद्ध के लिए फौज चाहिए तो पहले उसे ट्रायंगल से इजाजत लेनी होगी। दरअसल ट्रिवेंटियंस का कोई राजा या रानी नहीं था। उनकी सत्ता ट्रायंगल काउंसिल के सदस्य संभालते थे। फिलहाल सत्ता नेवरो के हाथ में थी और वह शांति चाहती थी, लेकिन काउंसिल के बाकी सदस्य युद्ध चाहते थे। इसका मतलब था कि वे नेवरो को सत्ता से हटाकर वैज्ञानिक त्रोमाडा दाद देंगे। ऐसी स्थिति में न सिर्फ नेवरो की सत्ता जाएगी बल्कि पाया भी तबाह हो जाएगा। दुष्ट रानी ने उनके ऊपर जो कैंजुआ को तबाह करने का इल्जाम लगाया था, अगर वे उसको सौंप दिए होते
तब कहीं जाकर इस युद्ध को होने से रोका जा सकता था। खैर, नेवरो का मन नहीं बदला। उसी रात उसने ट्रायंगल की बैठक बुलाई, जिसमें ट्रोमाडा भी शामिल हुआ। उसने अपने बमों के बारे में विस्तार से बताया और दावा किया कि इनके बल पर वे एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। उसके पास पहले से 200 बम मौजूद थे और हर दिन उनकी संख्या बढ़ रही थी। लेकिन ट्रायंगल के कई सदस्यों ने ट्रोमाडा को बमों के जरिए युद्ध करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। वे मानते थे कि ट्रोमाडा के बम साम्राज्य की संपत्ति है, जिनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मगर सबसे बड़ा झटका यह था कि ट्रायंगल की मुख्य सदस्य नेवरो ही ट्रोमाडा का साथ दे रही थी और सत्ता उसी के हाथ में थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसने काउंसिल में बम धमाका करवा दिया, जिससे कई ट्रायंगल सदस्य मारे गए। इस धमाके में लॉर्ड हार्लन भी बाल बाल बचा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ट्रोवर उसे एकांत में ले गई और पूरी सच्चाई बताई। दरअसल ये षड्यंत्र उसके पाया जाने से पहले ही शुरू हो चुका था। ट्रोमाडा और नेवरो पहले ही मिलकर पाया को खत्म करने की साजिश रच चुके थे और उस साजिश में ट्रोवर भी शामिल थी, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह नेवरो की शागिर्द थी और उसके खिलाफ नहीं जा सकती थी। लॉर्ड हार्लन को अपनी बातों में उलझाकर यहां लाना भी ट्रोवर की चाल का हिस्सा था। फर्क बस इतना था, ट्रोवर नहीं चाहती थी कि पाया की तबाही के साथ हार्लन की जान भी जाए, क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। अब फैसला पूरी तरह हार्लन के हाथ में था। या तो वो यहीं रुककर अपनी जान बचा ले, क्योंकि दुष्ट रानी की करतूतों के लिए अपनी जान देना कोई समझदारी नहीं थी। इस बारे में ट्रोवर ने नेवरो से भी बात की कि हार्लन इस युद्ध में उनके काम आ सकता है। उसके पास पेंसा के टनलों की अहम जानकारी है, जिसे ट्रोवर अपने तरीके से उससे हासिल कर सकती थी। लेकिन ट्रोमाडा इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसका मानना था कि हार्लन को तुरंत यहां से भगा देना चाहिए, क्योंकि अगर प्रजा को जरा भी भनक लग गई कि उन्होंने दुष्ट रानी के मुख्य आदमी से हाथ मिला लिया है, तो जनता बगावत पर उतर आएगी। पहले ही वो ट्रायंगल के सदस्यों पर बम फोड़कर बगावत शुरू कर चुके थे। अगर जनता खिलाफ हो गई और वे अपने इस मुहिम यानी पाया को नेस्तनाबूद करने में नाकाम रहे, तो उन्हें बगावत के लिए फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसलिए जो भी करना था, बहुत सोच समझकर करना था। ट्रोवर को अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो हार्लन का सही इस्तेमाल कर युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ देगी। आखिरकार ट्रोमाडा को उसकी बात माननी पड़ी और वे हार्लन को पायान अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ बाबा और बाकी लोग जरेलाम रेल के ठिकाने पर पहुंच चुके थे। बाबा ने वहां तैनात पहरेदारों का ध्यान भटकाने का काम किया और इसी दौरान उनके कुछ साथी ठिकाने के अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी तलाश के बाद उन्हें वो जगह मिल गई जहां जरेलाम रेल के बच्चों से बम बनवाने का काम कराया जा रहा था। उन्होंने चंद मिनटों में ही ट्रिवॉन्टिस सैनिकों को ढेर कर बच्चों को आजाद करा लिया। जरेलाम रेल की सबसे बड़ी बेटी शेवा जेल में बंद थी, जिसे हनीवा ने छुड़ा लिया। उधर बाहर पहरे पर तैनात सैनिकों को बाबा, रेंजर और कोफून ने संभाल लिया। थोड़ी देर की कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उन्होंने इस ठिकाने पर कब्जा कर लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि तभी ट्रोमाडा सेना के साथ वहां आ पहुंचा और उसके साथ लॉर्ड हार्लन भी मौजूद था, जिस कारण बाबा की टीम को छिपना पड़ा। उधर दुष्ट रानी महल से भागने के बाद बदहाल हो चुकी थी। वो दाने दाने को मोहताज हो गई थी। भूख की मार ऐसी पड़ी कि उसने जंगल के कीड़े मकोड़ों तक को खाना शुरू कर दिया। फिर मौसम ने भी उसका साथ छोड़ दिया। ठंड से ठिठुरते ठिठुरते उसे एक गुफा मिली, जिसके अंदर एक मरा हुआ सांप पड़ा था। दुष्ट रानी खुशी से झूम उठी और बिना नमक मिर्च लगाए ही उसे कच्चा चबा गई। इन दिनों मागरा के दरबार में ट्रोमाडा के बमों की भी चर्चाएं होने लगी थीं। काउंसिल मेंबर्स डरे हुए थे कि जैसे गैनाइट का हाल हुआ, कहीं वैसा ही हाल उनके किंगडम का न हो जाए। मागरा को तो इस बात की चिंता पहले से ही थी, इसलिए उसने पहले ही एक टुकड़ी उन बमों को निष्क्रिय करने के लिए भेज दी थी। लेकिन अब दूसरी समस्या विच फाइंडर्स की थी। खबर आई थी कि उन्होंने क्वीन मैगरा और उसके दृष्टि प्राप्त बच्चों को खत्म करने की मुहिम छेड़ दी है, और ये बात सच भी थी। उनकी सेना की अगुवाई एक लूशियन नामक विच फाइंडर कर रहा था। तभी उन्हें क्वीन के आने की खबर मिली, मगर वो मागरा नहीं बल्कि सिबेथ थी। विच फाइंडर्स ने आपस में मशविरा किया कि रानी को विधर्मी मानकर यहीं जला दिया जाए। इस पर रानी ने उनसे अपने किए की माफी मांगी। उसने कहा,
मैं वही रानी हूं जिसने दृष्टि प्राप्त लोगों को उनके बीच रहने की अनुमति दी थी, लेकिन तब मैं होशोहवास में नहीं थी। मेरे साथ छल हुआ था। रानी ने आगे बताया कि कैसे उसकी बहन और उसके चुड़ैल बच्चों ने उस पर वशीकरण किया। जैसे ही ये नियम लागू हुआ, उन्होंने उसे धोखा दिया, कैद कर लिया और तख्त से उतार दिया। वो 9 महीने तक कैद रही और अपनी ही गंदगी में सड़ती रही, यहाँ तक कि उसके नवजात बच्चे को भी उससे छीन लिया गया। लेकिन गॉड ने उस पर तरस खाया और रानी को भागने का मौका और विच फाइंडर्स से मिलने का सौगात भी। अब जो गलतियां उसने की उसे सुधारना चाहती थी। पुराने समय से मान्यता था कि सारे दृष्टि प्राप्त लोग विधर्मी हैं और इस बात से वो पूरी तरह सहमत थी। उन विधर्मियों से युद्ध कर सत्ता लेने का समय आ चुका है। रानी ने यह भी वादा किया कि सत्ता हासिल करने के बाद विच फाइंडर्स की सेना को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। आखिरकार विच फाइंडर्स सिबेत के झांसे में आ गए, क्योंकि जो उन्हें चाहिए था वही सिबेत उन्हें देने का वादा कर रही थी। उधर त्रोमाडा के सैनिक जरेलामरेल के ठिकाने का जायजा ले चुके थे। उन्हें पता चला कि वहां के सारे पहरेदार मारे जा चुके हैं और जरेलामरेल के बच्चे भी गायब हैं, लेकिन बम का पूरा स्टॉक सुरक्षित था। फिर भी त्रोमाडा ने एक टुकड़ी को बच्चों को ढूंढकर लाने के लिए रवाना किया, क्योंकि ओलोमन गद्दारी के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा था और बमों का प्रोडक्शन जारी रखने के लिए बच्चों की सख्त जरूरत थी। लेकिन रेन पहले ही उन्हें लेकर भाग चुकी थी। उस वक्त वहां बाबा, कोफून, हनीवा, रेंजर और शेवा मौजूद थे। थोड़ी ही देर में उनकी मौजूदगी की भनक भी लग गई। तब रेंजर ने साफ कर दिया कि इसके पीछे उसका हाथ है। त्रोमाडा ने उसकी आवाज तुरंत पहचान ली और उसे उन सेशंस की याद दिलाई जब वो सालों तक रेंजर की आंखों पर प्रयोग करता रहा था। रेंजर ने भी उसे याद दिला दिया कि भागने से पहले उसने त्रोमाडा की आंखों पर वो निशान छोड़ा था। खैर, जैसे ही त्रोमाडा ने बाबा वॉस की आवाज सुनी, वो हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बाबा उस धमाके में मरा नहीं बल्कि जिंदा था। लेकिन इस बार त्रोमाडा वही गलती दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसके सैनिकों ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। ये जेल ही उनकी कब्र बनने वाली थी, लेकिन वे भी इसके लिए तैयार थे। जगह जगह ट्रैप बिछाए गए और ऊपर से शेवा भी थी, जिसे बंदूक चलाना आता था। पूरा मामला सेट था। तभी दुश्मन दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। फिर क्या था, बाबा और रेंजर की जुगलबंदी ने तबाही मचा दी। कौन सबसे ज्यादा किल्स कर रहा है, इस पर भी दोनों के बीच बहस छिड़ गई। देखते ही देखते उन्होंने सारे ट्रिवांटियन सैनिकों को खत्म कर दिया। इस बीच पता चला कि त्रोमाडा बमों को लेकर लड़ाई के तुरंत बाद ही निकल गया था। अगर उसे समय रहते न रोका गया तो पायान की हार तय है। अब बस एक आखिरी जंग बाकी है दोस्तों, जिसे हम अगले पार्ट में कवर करेंगे और वही इस सीरीज का आखिरी पार्ट होगा।